हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल सही वीडियो आपने क्लिक की है। जीरो से हीरो तक की जो कहानी है साइकोलॉजी की, उस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे साथियों शिक्षा मनोविज्ञान। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की हमने कल उत्पत्ति पढ़ी थी साथियों। क्या पढ़ा था? मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति में हमने साथियों कल देखा था कि किस तरह सुकरात महोदय आते हैं। सुकरात जो आते हैं एक विचार प्रस्तुत करके जाते हैं कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। उस विचार से प्रभावित होकर किस तरह प्लेटो कई अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो के अवधारणा प्रस्तुत करने के बाद जो अरस्तु महोदय हैं उन पर अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं और एक आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है मनोविज्ञान प्रारंभ होता है। और किस तरह मन या मस्तिष्क, फिर चेतना और फिर व्यवहार पर जाकर एक स्थायी रूप में रुक जाता है। वर्तमान समय में हम व्यवहार के विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, किस किस रूप में वह बदला है, किस किस तरह से वह बदला है, इन सब के ऊपर चर्चाएं की थी। साथ ही कई मनोवैज्ञानिक पढ़े थे जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दी थी। कई हमने जनक पढ़े थे। जनक हमने मनोविज्ञान का देखा था, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक देखे थे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, उसके अलावा कई पुस्तकें भी देखी थी। उसी क्रम को, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए साथियों आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे साथियों। क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा में मनोविज्ञान कैसे जो है अपना योगदान निभाता है, इसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे साथियों। तो कल हमने जो पढ़ा, आशा है, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखा होगा और निरंतर आप सभी बच्चे हमसे जुड़े हुए हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे साथियों, यदि आपने कल की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे जो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें साइकोलॉजी के नाम से आपको मिल जाएगी कल की वीडियो। आप निश्चित रूप से पहले उसको भी देखें, फिर आप इसको देखें। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए साथियों। बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जो ये नोट्स बनवा रहा हूँ वो निरंतर जो है लगातार आप उनको देख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, क्योंकि हम 2 क्लासें चला रहे हैं। रीड के बच्चों के लिए 2 क्लासें चल रही हैं। रीड के जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं उनके लिए 2 क्लासें चल रही हैं। एक चल रही है साथियों EVS की, पर्यावरण अध्ययन की, और एक चल रही है साथियों साइकोलॉजी की। एक चल रही है साइकोलॉजी की। तो मुझे आशा और उम्मीद है दोनों के आप नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो आपको काम आने वाले हैं भविष्य में। क्योंकि देखिए, क्लास देख लेने से ही सब कुछ याद नहीं हो जाता। हाँ, समझने के लिए ठीक है, आप अच्छी बात है कि रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, नोट्स बनाने से हमको याद होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारा मन, मस्तिष्क और पूरा जो शारीरिक क्रियाएं वो सब कुछ एक ही जगह पे लग जाती हैं साथियों, ध्यान केंद्रित करके लिखने पे, समझने पे। तो इसलिए नोट्स बनाना चाहिए, मेरे अनुसार तो हमेशा बनाना चाहिए। और ये मत समझिए कि ये फ्री की क्लासें हैं तो इसमें कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल वही पढ़ाएगा जो ऑथेंटिक होगा, जो सही होगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं मनोविज्ञान। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान। जीरो से हीरो तक की जो साइकोलॉजी की कहानी है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। उसके आधार पर हम चल रहे हैं कि किस तरह मनोविज्ञान में हम जीरो थे और किस तरह हम हीरो बनने की ओर जाते जा रहे हैं। तो चलिए साथियों उस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा का क्या अर्थ होता है साथियों? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? देखिए, शिक्षा का अर्थ होता है परिमार्जन करना। क्या है साथियों? परिमार्जन करना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है साथियों? परिमार्जन करना। अर्थात हम कहें कि परिमार्जित करने वाली क्रिया क्या है साथियों? शिक्षा है। क्या है साथियों? परिमार्जित करने वाली क्रिया शिक्षा है। देखिए साथियों, प्रकाशित करने वाली क्रिया या परिमार्जित करने वाली क्रिया क्या कहलाती है साथियों? शिक्षा कहलाती है। ये शिक्षा का सामान्य अर्थ है। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी या लैटिन भाषा में एजुकेशन कहते हैं साथियों। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी या लैटिन भाषा में क्या कहते हैं साथियों? एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन। जो एजुकेशन शब्द है वो उस शब्द की उत्पत्ति साथियों, जो एजुकेशन शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति साथियों एडुकेटम, एडुकेयर और एडुशेयर। क्या क्या है साथियों? एडुकेटम या हम कहें एडुकेयर या हम कहें एडुशेयर।
शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द को लैटिन भाषा में या अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है साथियों? एजुकेशन बोला जाता है। जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति साथियों एजुकेटम, एडुकेयर और एडुशेयर, इन तीनों शब्दों से मिलाकर हुई है। मतलब ये तीनों शब्द एक ही हैं, इनसे मिलकर हुई है साथियों। तो शिक्षा शब्द को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं साथियों? एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम या एडुकेयर या एडुशेयर शब्द से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर, या फिर हम कहें कि अंदर से विकसित करना। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? अंदर से बाहर की ओर, या हम क्या कहें अंदर से विकसित करना। किसका शाब्दिक अर्थ है साथियों? शिक्षा का। किसका शाब्दिक अर्थ है? शिक्षा का। अर्थात हम कहें कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंदर से विकसित करना ही क्या है साथियों? शिक्षा है। अंदर से विकसित करना ही क्या है साथियों? शिक्षा है। ये हमने ये हमने शिक्षा का क्या है साथियों? सामान्य अर्थ देखा। ये हमने शिक्षा का क्या देखा साथियों? परिचय देखा। कैसे परिचय देखा? हमने देखा कि शिक्षा का जो अर्थ है वो परिमार्जित करने वाली क्रिया है या प्रकाशित करने वाली क्रिया शिक्षा कहलाती है साथियों। और जो इसमें एजुकेशन शब्द है, शिक्षा को इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं साथियों? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। जो एजुकेशन शब्द है वो किससे आया है साथियों? या तो एडुकेटम से आया है, या एडुशेयर से आया है, या एडुकेयर से आया है। इन सब से मिलकर साथियों, इन सब से कौन सा शब्द बना है? एजुकेशन शब्द बना है। कौन सा बना है? एजुकेशन। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? अंदर से बाहर की ओर, या फिर हम कहें कि अंदर से क्या है साथियों? विकसित करना। ये आपकी शिक्षा का अर्थ हुआ साथियों। आगे देखिए शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं देखिए साथियों, शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। एक व्यक्ति हुए हैं अरस्तु, क्या नाम है साथियों? अरस्तु, मनोवैज्ञानिक थे। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। अरस्तु जो मनोवैज्ञानिक थे, अरस्तु बोलते हैं कि शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना होता है। मतलब हम शिक्षा किसको बोल सकते हैं? शिक्षा उसको बोल सकते हैं स्वस्थ शरीर में जो स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करे साथियों? निर्माण करे। भाई क्या है? शिक्षा है। प्लेटो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। प्लेटो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। गांधी जी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास। शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास ही क्या कहलाता है साथियों? शिक्षा कहलाता है। सर्वांगीण विकास ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। कौन बोलते हैं साथियों? गांधी जी। गांधी जी की यह परिभाषा है। पेस्टोलॉजी शिक्षा के बारे में क्या परिभाषा देते हैं? पेस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक है वो शिक्षा के ऊपर कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का विकास करती है। आंतरिक अभियोग्यताएं अर्थात जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां होती हैं, जो हमारे अंदर छुपी हुई योग्यता होती है, उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है साथियों? शिक्षा करता है। कौन करती है? शिक्षा करती है। कौन कहता है साथियों? पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं। कौन कहता है? पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं। पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का क्या करती है साथियों? विकास करती है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जो योग्यता है, अभियोग्यता है, वो बार उभर कर सामने आती है। ये कौन कहता है? पेस्टोलॉजी जी। जॉन लॉक महोदय आते हैं। जॉन लॉक जी कहते हैं कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि आवश्यक होती है, उसी प्रकार से बालक के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। कौन बोलते हैं साथियों? जॉन लॉक। जॉन लॉक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि आवश्यक है, उसी प्रकार से बालक के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जी आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक की किसको नियुक्त करती है? अभिव्यक्त करती है साथियों। शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। अर्थात हम ये कहें कि जो हमारे अंदर जो गुण हैं उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करती है साथियों? शिक्षा करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को क्या करती है साथियों? अभिव्यक्त करती है। ये थी कुछ परिभाषाएं किसको लेकर? शिक्षा को लेकर साथियों। किसको लेकर है? शिक्षा को लेकर। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे शिक्षा मनोविज्ञान। आगे क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है साथियों? जो हमारा शैक्षणिक वातावरण है उसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाना ही क्या है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान
शैक्षिक हमारा जो वातावरण है उसमें मनोविज्ञान का दृष्टिकोण आ जाना ही क्या कहलाता है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है। कोल्सनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही क्या है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान है। कोल्सनिक जी कहते हैं कि मनोविज्ञान में जो सिद्धांत हैं और जो प्रयोग हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम अनुप्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। भाई दूसरी तरफ स्किनर जी आते हैं, स्किनर मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से जुड़ी हुई है, संबंधित है। स्किनर जी कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा और अधिगम से जुड़ी हुई है, संबंधित है। कौन कहते हैं साथियों, स्किनर जी कहते हैं। क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो कहते हैं साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है साथियों, व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के जो अनुभव हुए हैं उन सब का अध्ययन है, वर्णन है, वो सब क्या है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान है। कौन कहते हैं, क्रो एंड क्रो। तो हमने 3 परिभाषा देखी शिक्षा मनोविज्ञान की। पहले हमने परिभाषा पढ़ी शिक्षा की, शिक्षा को लेकर गांधी जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, अरस्तु की, प्लेटो की, उन सब की परिभाषाएं पढ़ी। अब हमने किसकी पढ़ी है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ी हैं। कोल्सनिक आते हैं मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार, कोल्सनिक के अनुसार। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से जुड़ी हुई है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का क्या है, अध्ययन है। ये थी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की हम उत्पत्ति देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या देखते हैं विद्यार्थियों, उत्पत्ति। शिक्षा मनोविज्ञान की देखिए उत्पत्ति, अमेरिकी विद्वान है थॉर्नडाइक। क्या नाम है साथियों, थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है साथियों, थॉर्नडाइक। तो अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई विद्यार्थियों, अमेरिका से हुई। कब हुई, 1900 ईस्वी में, ठीक है। एवं जॉन डीवी इसके समर्थक बने। जॉन डीवी, देखिए जॉन डीवी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने जो कार्य किए, जो विचार प्रस्तुत किए, जॉन डीवी ने सबका समर्थन किया। तो जॉन डीवी थॉर्नडाइक के बहुत बड़े समर्थक थे। हम एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जॉन डीवी थॉर्नडाइक के कौन थे साथियों, शिष्य थे। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई। जॉन डीवी इनके समर्थक बने। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। जॉन डीवी के प्रयासों से शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ हुए। शिक्षक प्रशिक्षण मतलब जॉन डीवी ने के प्रयासों से क्या प्रारंभ हुए साथियों, शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ हुए। कैसे प्रारंभ हुए, जॉन डीवी ने विचार किया कि जो शिक्षा दे रहा है पहले उसको शिक्षित किया जाए। तो जॉन डीवी ने क्या किया, शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किए। तो जॉन डीवी के प्रयासों से हम कहते हैं कि क्या प्रारंभ हुए साथियों, जॉन डीवी के प्रयासों से क्या प्रारंभ हुए, शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ हुए। ये आपसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है एक बालक के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जैसे क्या है, जैसे आपका बाल विकास, जैसे आपका अधिगम, जैसे आपकी अभिप्रेरणा, ये सब क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक बालक के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है, क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाती है। जैसे आपका बाल विकास हो गया, अधिगम हो गया, अभिप्रेरणा हो गया। आप देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की हम विभिन्न शाखाओं को, शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसको हम निम्न शाखाओं में विभक्त करके पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है, जो शाखाएं हैं, जो
ये सब शाखाएं हैं उनको हम निम्न शाखाओं में विभक्त करके पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को कितनी शाखाओं में विभक्त करके पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। पहला है उसमें बाल मनोविज्ञान। क्या नाम है साथियों, बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा, बाल मनोविज्ञान क्या है साथियों, मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के संपूर्ण विकास से संबंधित अध्ययन कराती हो। मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के संपूर्ण विकास से संबंधित अध्ययन कराती हो, क्या कहलाता है साथियों, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य परिस्थिति में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। तो आपने दो देखे, एक है बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के संपूर्ण विकास से संबंधित अध्ययन कराती हो, क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। दूसरा है सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य परिस्थिति में होने वाले मानव व्यवहार का जो है अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों, सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। आगे चलिए, तीसरा है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान मनोरोगी या जो पागल होते हैं उनके ऊपर अध्ययन करना। तो जब एक व्यक्ति पागल या मनोरोगी तथा असामाजिक जैसा व्यवहार करता है तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों, असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। समाज मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थिति में होने वाले व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों, समाज मनोविज्ञान कहलाता है। मानव मनोविज्ञान, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, मानव मनोविज्ञान कहलाता है। मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, मानव मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए किशोर मनोविज्ञान जो है, किशोर मनोविज्ञान किशोर अवस्था की विशेषताओं एवं व्यवहार का अध्ययन किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। किशोर अवस्था की विशेषताओं एवं व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें बालक के शैक्षणिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के शैक्षणिक जो परिवर्तन होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोरावस्था के बाद एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, जहां उसका कार्य व्यवहार नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों, प्रौढ़ मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों, मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हैं, एक तरीके से मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ लिए हमने, 8। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अपराध मनोविज्ञान, अगला क्या है साथियों, अपराध मनोविज्ञान। एक अपराधी के व्यवहार को समझना एवं उसको सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से दूर करना क्या कहलाता है साथियों, अपराध मनोविज्ञान कहलाता है। एक अपराधी के किसको समझना साथियों, एक अपराधी के व्यवहार को समझना, एक अपराधी के व्यवहार को समझना तथा उसको सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से दूर ले जाना क्या कहलाता है साथियों, अपराध मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित मनोविज्ञान या अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। व्यापार और जो उद्योग हैं, व्यापार और जो उद्योग हैं या व्यवसाय हैं उन सब से संबंधित अध्ययन करना क्या कहलाता है, औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है विद्यार्थियों, व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहलाता है। व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है साथियों, व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहलाया जाता है। पशु मनोविज्ञान, पशुओं से संबंधित अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है, पशु मनोविज्ञान कहलाया जाता है। पशुओं से संबंधित अध्ययन करना। परा मनोविज्ञान, किसी घटना या व्यवहार का पूर्वानुवास होना एवं उसका अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है, परा मनोविज्ञान कहलाया जाता है। जैसे हम इसमें किसको ले, भविष्यवाणी जो करता है, जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो सब इसमें आते हैं परा मनोविज्ञान में। अर्थात हम देखते हैं ना कि कोई हमसे कहता है कि अब ये होने वाला है और वो चीज़ हो जाती है, ये सब किस में आते हैं, परा मनोविज्ञान में। तो ये 13 हमने क्या पढ़ा, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। एक तरीके से ये 13 क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। देखिए कौन कौन से हैं, एक बार और मैं आपको समझाऊं शुरू से। पहला बाल मनोविज्ञान, बालक का जो संपूर्ण विकास होता है उसका अध्ययन करते हैं हम इसमें। सामान्य मनोविज्ञान, एक सामान्य परिस्थिति में होने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है विद्यार्थी इसमें। आगे देखिए असामान्य मनोविज्ञान, इसमें जो पागल या मनोरोगी है उसका अध्ययन करना, उसके व्यवहार को समझना। समाज मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थिति में होने वाले व्यवहार का अध्ययन करना। मानव मनोविज्ञान, मानवीय जो दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का क्या करना साथियों, अध्ययन करना। किशोर मनोविज्ञान, किशोर अवस्था की विशेषता एवं व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें बालक के शैक्षणिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोर अवस्था के बाद जब कोई बालक या
कोई व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तो उसका नजरिया या देख सोच समझ सब कुछ बदल जाती है, तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रौढ़ मनोविज्ञान कहलाता है। आगे देखिए अपराध मनोविज्ञान। जब एक अपराधी के व्यवहार को समझना एवं उसको सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से दूर करना क्या कहलाता है? अपराध मनोविज्ञान कहलाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहलाया जाता है। पशु मनोविज्ञान, पशुओं से संबंधित अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है? पशु मनोविज्ञान कहलाया जाता है। परा मनोविज्ञान क्या है साथियों? जो भविष्यवाणी करता है, पूर्वानुभव जिनको होता है, उससे संबंधित अध्ययन करना क्या है साथियों? परा मनोविज्ञान कहलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ जी साथियों, अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान की कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों को पढ़ते हैं, कुछ संप्रदाय हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए मनोविज्ञान की विचारधाराएं मतलब किस तरह विचार निकले और वो एक संप्रदाय के रूप में विभक्त हो गए, उन सब के बारे में हमको चर्चाएं करना है। देखिए सबसे पहले व्यवहारवाद संप्रदाय हमने पढ़ा था, जेबी वॉटसन ने दिया। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है साथियों? जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है साथियों? जेबी वॉटसन। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जेबी वॉटसन जो थे, इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक रहता है। व्यवहारवाद संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहता है? सदैव सकारात्मक रहता है, ठीक है, तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। यह आज भी प्रचलित है। जैसे इसके समर्थक हैं पावलॉक, स्किनर और थॉर्नडाइक। पावलॉक, स्किनर, क्लार्केल, हल, थॉर्नडाइक आदि इसके क्या है साथियों? समर्थक हैं। मतलब जेपी वॉटसन ने जो परिभाषा दी थी, जेपी वॉटसन ने कहा था कि व्यवहार से व्यक्ति सीखता है। जेपी वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे कोई भी एक बालक दीजिए, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, अर्थात मैं जो उसको जिस वातावरण में, जिस व्यवहार में रखूंगा वो वैसा बनेगा। तो जेपी वॉटसन ने किस संप्रदाय चलाया? कौन सा चलाया? व्यवहारवाद जो संप्रदाय था, इसके जनक जेपी वॉटसन। इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक रहता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। जिसके समर्थक कौन बने? पावलॉक, स्किनर, थॉर्नडाइक इत्यादि समर्थक बने। अब देखिए मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत कहें या मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय कहें हम, ये किसने दिया साथियों? सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड इसके जनक है मनोविश्लेषणवाद। इस संप्रदाय में इन्होंने क्या कहा? इस संप्रदाय में चेतन, अर्धचेतन, इदम, अहम, पराहम इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस संप्रदाय में मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में इस संप्रदाय में चेतन, अर्धचेतन, इदम, अहम, पराहम जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस संप्रदाय को अधिक विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? इनके शिष्य, सिगमंड फ्राइड के शिष्य साथियों जुंग। क्या नाम है साथियों? जुंग। और सिगमंड फ्राइड की पुत्री अन्ना फ्राइड को इस संप्रदाय को आगे चलाने का जो है श्रेय जाता है। तो हमने दो संप्रदाय पढ़े पहला संप्रदाय व्यवहारवाद, दूसरा मनोविश्लेषणवाद। अब तीसरा संप्रदाय देखिए गेस्टाल्टवाद। तीसरा संप्रदाय कौन सा है? गेस्टाल्टवाद। ये जो साथियों गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है, इसके जनक है मैक्स बर्दिमर। क्या नाम है साथियों? मैक्स बर्दिमर। इसके जनक कौन है? मैक्स बर्दिमर। और इस संप्रदाय पर प्रयोग करता है कॉलर। मतलब ये एक सिद्धांत भी है, हम इसको पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में, ये सिद्धांत भी है। इसके प्रयोगकर्ता कौन है साथियों? कॉलर। गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है, इसके जनक मैक्स बर्दिमर हैं, प्रयोगकर्ता कॉलर है। समर्थक कौन है? कुर्तलेविन, कुर्तकोपका और ऑलपार्ट्स। समर्थक कौन है? कुर्तलेविन, कुर्तकोपका और ऑलपार्ट्स। अब देखिए ये संप्रदाय जो है एक संप्रदाय है, जैसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत चलता है। एक प्रयत्न का जो संप्रदाय है, या हम कहें जो व्यवहार है, जो व्यवहार का संप्रदाय है, इन सब का ये क्या करता है साथियों? खंडन करता है, इन सबको तोड़ने का कार्य करता है, इन सबको पीछे छोड़ता है। ये जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है, मैक्स बर्दिमर का कहना है साथियों, मैक्स बर्दिमर कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो पूर्व ज्ञान से सीखता है साथियों। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूर्व ज्ञान होता है। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है, और जब सूझ उत्पन्न हो जाती है तो वह एक नया ज्ञान सर्जित करता है, और जब नया ज्ञान सर्जित हो जाता है तो व्यक्ति सीख जाता है। तो गेस्टाल्टवाद जो थ्योरी है उसके अनुसार क्या है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति में कोई पूर्व ज्ञान होता है, उस पूर्व ज्ञान से उसमें सूझ उत्पन्न होती है, और जो सूझ उत्पन्न हुई है उसके आधार पर वह नया ज्ञान विकसित करता है, और फिर व्यक्ति जो है सीख जाता है। ये किसका सिद्धांत है साथियों? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जो है
ये क्या है, थ्योरी है, ये क्या है, मेन थ्योरी है, या हम इसको कहें कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इसके लिए क्या किया साथियों, एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि व्यक्ति पूर्व ज्ञान से सीखता है, फिर उसमें सूझ आती है, फिर उसमें नया ज्ञान आता है और फिर वो क्या है, सीख जाता है। जब एक उन्होंने उदाहरण इसका प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि यदि किसी बालक के सामने या यदि किसी व्यक्ति के सामने अचानक से शेर आ जाए, ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी भी उसके सामने शेर आया हो, अचानक किसी भी व्यक्ति के सामने अचानक से शेर आ जाए, जब अचानक से शेर आ जाएगा तो उसके पास पूर्व ज्ञान है। उसके पास साथियों क्या पूर्व ज्ञान है, इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी में कहा था कि जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है साथियों, इसके सामने कोई शेर आ गया, ये जब इसके सामने अचानक से कोई शेर आएगा तो इस व्यक्ति के पास पहले से पूर्व ज्ञान है कि ये भागेगा, भागने का जो है इसको पहले से पूर्व ज्ञान है। या फिर इसके पास साथियों क्या पूर्व ज्ञान है कि ये किसी पेड़ पर चढ़ सकता है, तो इसको पास पेड़ पर चढ़ने का भी क्या है साथियों, पूर्व ज्ञान है। या हम ये कहें कि इस व्यक्ति के पास ये सब भी नहीं है, तो मान लीजिए डर का तो पूर्व ज्ञान है कि कहीं ना कहीं इसको डर लगेगा कि सामने कौन है साथियों, शेर है। तो कहने का बात उनका ये था कि किसी व्यक्ति के सामने यदि हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दें जो पहले कभी ना हुई हो, तो उसके पास इतना पूर्व ज्ञान है कि वो उस समस्या से निपट सकता है। जैसे इस व्यक्ति के सामने जैसे ही शेर आया, इसके पास पूर्व ज्ञान था कि हम पेड़ पर चढ़ के बच सकते हैं, इसके साथ पूर्व ज्ञान था कि मैं भागूंगा, इसके पास पूर्व ज्ञान था कि मुझे डर लग रहा है। जब ये सब चीजें थी और यदि पास में कोई पेड़ था तो ये व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ सकता है और शेर से बच सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पूर्व ज्ञान जो था उसके आधार पर उसने नया ज्ञान सृजित किया। पूर्व ज्ञान था कि वो चढ़ना जानता था, उसके आधार पर उसने नया ज्ञान सृजित किया कि वो किसी पेड़ पर चढ़ा, और जब वो किसी पेड़ पर चढ़ा तो वह सीख गया। तो वह क्या हुआ साथियों, सीख गया। वह क्या हुआ, सीख गया। यही तो ये सिद्धांत बोल रहा है। इस थ्योरी को देखिए, पहले कोई ना कोई पूर्व ज्ञान होता है, फिर उसमें सूझ उत्पन्न होती है कि उसमें पूर्व ज्ञान हुआ, फिर उसमें समझ आई। पहले कोई पूर्व ज्ञान था, फिर उसमें समझ आएगी कि ये पास में पेड़ है, मैं इस पर चढ़ सकता हूँ। फिर नया ज्ञान विकसित हुआ, वो पेड़ पर चढ़ गया और फिर क्या है, व्याधिगम हो गया, यानी वो सीखना हो गया। ये किसने कहा साथियों, गेस्टाल्ट जो थ्योरी थी, गेस्टाल्ट जो संप्रदाय था, उन्होंने कहा। तो मैक्स वर्दीमर, इसके प्रवर्तक और प्रयोगकर्ता कोलर, जबकि समर्थक कौन है, कुर्ट लेविन, कुर्ट कोपका और ऑल पार्ट्स। ये था गेस्टाल्ट संप्रदाय। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। संरचनावादी संप्रदाय, अब कौन सा है साथियों, संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय विलियम वुंट के द्वारा चलाया गया साथियों। किसके द्वारा चलाया गया, विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा संरचनावादी संप्रदाय चलाया गया। मतलब विलियम वुंट कौन है, संरचनावादी संप्रदाय के जनक हैं। इस संप्रदाय के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस संप्रदाय के समर्थक कौन कौन है साथियों, टीचनर और एडवर्ड। मतलब ये संप्रदाय क्या कह रहा है साथियों, ये संप्रदाय कह रहा है कि इस संप्रदाय के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का विकास कर लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, संरचनावादी संप्रदाय बोलते हैं। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने कहा कि जैसे एक बच्चा है, जैसे एक साथियों छोटा बच्चा है, जैसे एक छोटा बच्चा है, इस बच्चे, ये बच्चा मतलब आदमी बन गया वो तो व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है साथियों, कोई बच्चा है, जैसे शिशु है, ये शिशु है साथियों 2 मंथ का। जैसे ये शिशु सिर्फ अभी अपने हाथ पैर हिलाना जानता है। ये शिशु क्या जानता है साथियों, सिर्फ हाथ पैर हिलाना। लेकिन हाथ पैर हिलाने के साथ उनके आधार पर इसने क्या किया साथियों, करवट लेना सीख लिया। इसने क्या किया, धीरे धीरे करवट लेना सीख लिया। मतलब पहले वो छोटे प्रत्यय जानता था, हाथ पैर हिलाना, फिर उसने एक और प्रत्यय को मिलाया, करवट लेना सीख गया। करवट लेने के साथ साथ में वह थोड़ा थोड़ा उठना सीख गया, थोड़ा थोड़ा उठना सीखा, उसके साथ में वो बैठना भी सीख गया। और जब वो बैठना सीख गया, उसके साथ में वो चलना सीख गया। और जब वो चलना सीखा तो फिर वो दौड़ने लगा। तो फिर क्या हुआ साथियों, तो फिर क्या हुआ, वह दौड़ने लगा। और जब वो दौड़ने लगा तो एक संगठित संरचना बन गई। संगठित क्या बनी साथियों, संरचना। मतलब उसने छोटे छोटे प्रत्यय जोड़े। सबसे पहले वो सिर्फ हाथ पैर हिला रहा था, उसके बाद वह करवट लेना सीखा, फिर वह उठना सीखा, बैठना सीखा, चलना सीखा, और फिर वह क्या करने लगा साथियों, दौड़ने लगा। तो एक संगठित संरचना का निर्माण हो गया। छोटे छोटे प्रत्ययों को मिलाकर एक संगठित संरचना का निर्माण हो गया। कौन सा संप्रदाय कहता है साथियों, संरचनावादी संप्रदाय कहता है। कौन है समर्थक, इसके कौन है जनक, विलियम वुंट। समर्थक कौन है, टीचनर और एडवर्ड। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, प्रकार्यवाद संप्रदाय।
जनक कौन है साथियों? विलियम जेम्स। जनक कौन है? विलियम जेम्स। कार्य के साथ साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहार को देखना क्या है साथियों? प्रकार्यवाद संप्रदाय कहलाता है। मतलब कार्य के साथ साथ क्या है साथियों? व्यवहार को क्या कर रहे हैं हम? व्यवस्थित कर रहे हैं। और अधिगम संबंधित जो व्यवहार है उसको देखना क्या कहलाता है साथियों? प्रकार्यवाद। इसके जो समर्थक है वो कौन है साथियों? जॉन डीवी। मैंने आपको समझाया था जॉन डीवी अमेरिका के हैं, थॉर्नडाइक विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक के बहुत करीबी रहे हैं जॉन डीवी। तो समर्थक कौन है साथियों? जॉन डीवी। इस प्रकार्यात्मक जो संप्रदाय है इसके जनक कौन है साथियों? विलियम जेम्स। अब देखिए अगला संप्रदाय है, अगला है साश्चर्य संप्रदाय। क्या नाम है साथियों? साश्चर्य संप्रदाय। साश्चर्य संप्रदाय किसने दिया साथियों? जॉन लॉक ने। किसने दिया? जॉन लॉक ने। साश्चर्य संप्रदाय किसने दिया साथियों? जॉन लॉक ने। देखिए साश्चर्य संप्रदाय के जनक कौन है? जॉन लॉक। कोई भी प्राणी जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साश्चर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपने व्यवहार को निर्मित कर लेता है। तो साश्चर्य जो इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए कोई भी प्राणी जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साश्चर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार निर्मित करता है। मतलब आप किसी बच्चे को जैसे वातावरण में रखोगे वैसे वातावरण में वह बनेगा, वैसे ही उसकी मनोवृत्ति बनेगी। यदि जैसे कहते हैं व्यापारी का बेटा व्यापारी ही बनेगा, ठीक वैसे ही क्या है? किसी भी प्राणी को जिस वातावरण के संपर्क में साश्चर्य व्यवहार करता है, कोई भी प्राणी हो जिस वातावरण के संपर्क में आकर वो साश्चर्य मतलब जीवन यापन करता है या अपना प्रदर्शन करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार भी क्या है साथियों? निर्मित कर लेता है। कौन कहते हैं साथियों? जॉन लॉक। किसमें कहते हैं? साश्चर्य संप्रदाय के जो सिद्धांत है उसमें कहते हैं। जॉन लॉक ने कहा था कि बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है जिस पर वह अपने साश्चर्य व्यवहार से अनुभव लिखता है। अर्थात जॉन लॉक ने यह कहा था साथियों कि कोई भी बालक है जन्म के समय खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है। आप उसको कुछ भी बना सकते हो। जॉन लॉक ने क्या कहा था कि बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है। जॉन लॉक ने क्या कहा है कि बालक जन्म के समय खाली मस्तिष्क लेकर क्या है साथियों? पैदा होता है और जिस पर वह अपने क्या है साथियों? साश्चर्य व्यवहार लिखता है। साश्चर्य व्यवहार लिखता है मतलब क्या है साथियों? साश्चर्य व्यवहार से अनुभव लिखता है। मेरी बात समझिए क्या है मतलब। देखिए जॉन लॉक ने कहा था कि बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है जिस पर वह अपने साश्चर्य व्यवहार से अनुभव लिखता है। ये किसने कहा साथियों? जॉन लॉक ने कहा। अब मेरी बात समझिए, जॉन लॉक ने यह कहा था कि यदि किसी भी बच्चे को जिस वातावरण में रखा जाएगा वह बच्चा वैसा बन जाएगा। मतलब उसका बचपन में मस्तिष्क खाली है, हम उसको जैसा साश्चर्य व्यवहार सिखाएंगे वह बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अच्छे परिवार अच्छे संस्कार में रहेगा तो अच्छा बनेगा, बुरों के साथ रहेगा तो वो बुरा बनेगा। मतलब बच्चा क्या है? जन्म के समय कागज के समान खाली जो कोरा कागज होता है ऐसा मस्तिष्क लेकर पैदा होता है जिस पर वह अनुभव से क्या लिखता है? अपने साश्चर्य व्यवहार अनुभव के आधार पर लिखता है। ये किसने कहा साथियों? जॉन लॉक ने कहा। अगला देखिए प्रयोजनावादी संप्रदाय। जनक कौन है साथियों? विलियम मैकडूगल। प्रयोजनावादी संप्रदाय के जनक कौन है साथियों? विलियम मैकडूगल। आचरण या व्यवहार ही प्रयोजना को प्रदर्शित करते हैं। यह संप्रदाय चेतना का विरोधी रही है। हमने शुरू में भी पढ़ा था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो विलियम मैकडूगल की जो पुस्तक आई थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने क्या खंडन किया था? किसका? चेतना के विज्ञान का। उन्होंने कहा था कि चेतना का विज्ञान मैं दुर्भाग्य मानता हूं मनोविज्ञान का कि हम इसको चेतना के विज्ञान के नाम से पढ़ रहे हैं। किसने कहा था? विलियम मैकडूगल ने। तो आचरण या व्यवहार ही प्रयोजना को प्रदर्शित करते हैं। यह संप्रदाय चेतना का विरोधी रहा है। आगे देखिए साथियों, चलिए आज के लिए हमारी ये क्लास थी और इस क्लास में हमने क्या पढ़ा साथियों? इस क्लास में हमने विभिन्न विचारधाराएं पढ़ी। विभिन्न क्या पढ़ी साथियों? विचारधाराएं। देखिए साथियों, हमने सबसे पहले शिक्षा पढ़ी। शिक्षा का अर्थ पढ़ा, परिमार्जन या परिमार्जित करने वाली क्रिया। फिर हमने साथियों शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग देखे, यानी हमने क्या देखा साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान देखा। फिर हमने क्या देखा? शिक्षा मनोविज्ञान देखा। फिर हमने इसमें क्या देखा? कुछ विचारधाराएं देखी। और हमने इन सब की क्या है साथियों? परिभाषाएं भी देखी। हमने शिक्षा की परिभाषा देखी, हमने किसकी परिभाषा देखी साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी। ये सब भी हमने देखा। आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने क्या है? ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं।
तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करो, और क्या करो साथियों, शेयर करो, और चैनल को क्या करो साथियों, सब्सक्राइब करो। चलिए साथियों, मिलता हूँ जीरो से हीरो वाली क्लास की अगली सीरीज में कल किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खम्मा गढ़ी। और हाँ, यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से जुड़ना है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जो हमारी कोचिंग का ऑफिशियल है, जो हमारी कोचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप है, तो आप हमें इस नंबर पर हाई कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको ऐड कर देंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, खम्मा गढ़ी।